तो जो फर्स्ट है यहाँ पर आईयूसीएन वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस के बारे में है। इससे पहले आईयूसीएन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो आईयूसीएन क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, और इसका जेनेसिस 1948 में हुआ। आईयूसीएन का मेन पर्पस है जो भी नेचर और वाइल्ड लाइफ है उसको प्रोटेक्ट करना। ये गवर्नमेंट, साइंटिस्ट और एनजीओ के साथ मिलकर जितने भी एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, फॉरेस्ट, ओशियंस और इकोसिस्टम, इन सबको बचाने के लिए पॉलिसीज, रिसर्च और कंजर्वेशन प्रोग्राम्स डेवलप करता है ताकि फ्यूचर जनरेशंस भी नेचुरल रिसोर्सेज का बेनिफिट ले सकें। तो यहाँ पर इसकी मेंबरशिप की बात करते हैं तो 1400 प्लस मेंबर्स हैं, जिसमें कि कंट्रीज भी हैं, एनजीओज भी हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशन भी है। इंडिया भी इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है। और गवर्नेंस की बात करें तो यहाँ पर आईयूसीएन कांग्रेस होता है, जो कि बेसिकली हर 4 साल में एक बार होस्ट किया जाता है। और ये आईयूसीएन का सबसे बड़ा डिसीजन मेकिंग इवेंट होता है। यहाँ पर सारे मेंबर कंट्रीज, एनजीओज और एक्सपर्ट्स मिलकर जितनी भी ग्लोबल पॉलिसीज हैं, रेजोल्यूशंस हैं, कंजर्वेशन प्रायोरिटीज, इन सबको डिसाइड करते हैं। तो ये 4 साल में एक बार होता है। और आईयूसीएन काउंसिल क्या होता है? ये बेसिकली मेन गवर्निंग बॉडी है आईयूसीएन की, जो कांग्रेस में डिसीजंस लिए जाते हैं उनको इम्प्लीमेंट करती है और बजट अप्रूव करती है, डेली स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेती है। और रिपोर्ट की बात करें तो आईयूसीएन बेसिकली पब्लिश करता है आईयूसीएन रिपोर्ट्स ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज और आईयूसीएन वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक। वही यहाँ पर फर्स्ट न्यूज इसी के बारे में है, बेसिकली आईयूसीएन वर्ल्ड कांग्रेस के बारे में। तो आईयूसीएन वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस ये इस बार कहाँ पर 2025 कहाँ हुआ? अबू धाबी, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हुआ। और इस बार 100 से ज्यादा न्यू मेंबर्स ऐड किए गए, जिसमें कि 6 कंट्रीज भी हैं। कौन कौन से? आर्मेनिया, तजाकिस्तान, मार्शल आइलैंड्स, गैबन, तुवालू एंड जिम्बाब्वे। और इस बार मोशन एडवोकेट किया गया कि जो फॉसिल फ्यूल्स है उनको फेज आउट करना है। तो जस्ट फेज आउट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स अडॉप्ट किया गया पहली बार ये। और वाइल्ड एनिमल्स को रिकॉग्नाइज किया गया है एज अ क्लाइमेट अलाइज। तो ये नई चीजें हैं। और फर्स्ट एवर जो वर्ल्ड समिट है इंडिजिनस पीपल्स और नेचर्स, यानी ट्राइब्स लोग, उनको रिकॉग्नाइज किया गया है, उनका रोल बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में। और यहाँ पर अडॉप्ट किया गया है स्ट्रेटेजिक विजन जिसका नाम है यूनाइट फॉर नेचर ऑन द पाथ टू 2045। ये 20 ईयर का स्ट्रेटेजिक विजन है जिसमें 5 की एरियाज हैं, जिसमें कि रीअफर्म करना नेचर को एज अ फाउंडेशन ऑफ वेलबींग, स्ट्रेंथन करना मल्टीलेटरलिज्म, इंश्योर करना जस्टिस और इंक्लूजन, और एडवांस करना हमारी नॉलेज और इनोवेशन, और स्केल अप करना जो भी रिसोर्सेज हैं फॉर नेचर और क्लाइमेट एक्शन के लिए। फिर इसी से रिलेटेड एक न्यूज है, इंडियन नेशनल रेड लिस्ट रोड मैप एंड विजन 2025 टू 30। तो ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज का इनिशिएटिव है, जो हमारी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए। तो इसमें क्या करेंगे कि इंडिया एक रेड लिस्टिंग सिस्टम डेवलप करेगा, जो कि इंडिया के कंजर्वेशन स्टेटस को दिखाएगा, इंडियन स्पीसीज की फ्लोरा और फाउना से रिलेटेड। 5 साल का इनिशिएटिव रहने वाला है, जिसमें कि एसेस किया जाएगा कितना एक्सटिंक्शन रिस्क है हमारे फ्लोरा और फाउना का 11,000 स्पीशीज के आसपास। तो इसमें एक नेशनल रेड डेटा बुक बनाया जाएगा बोथ फ्लोरा एंड फाउना के लिए बाय 2030। और नोडल मिनिस्ट्री कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज। और इसको प्रिपेयर कौन करेगा? प्रिपेयर करेगा बेसिकली जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इन कोलैबोरेशन विद आईयूसीएन इंडिया एंड द सेंटर फॉर स्पीशीज सर्वाइवल। फिर यहाँ पर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स देख लेते हैं आईयूसीएन के। तो आईयूसीएन जैसा हमें पता है कि 1948 में बना। फिर उसके बाद 1964 में बेसिकली लिस्ट ऑफ थ्रेटन्ड स्पीसीज आई इसकी, और जिनको 9 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। तो ये कैटेगरीज क्या हैं? बेसिकली जो भी फ्लोरा और फाउना होता है उसको कैटेगराइज किया जाता है रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन पे। पहले तो नॉट इवेल्युएटेड, जिनका कोई इवेल्युएशन नहीं, डेटा डेफिशिएंट है, डेटा डेफिशिएंट, लीस्ट कंसर्न, नियर थ्रेटेंड, वल्नरेबल, एंडेंजर्ड स्पीशीज, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, इनका एक्सटिंक्शन रिस्क ज्यादा होता है, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, जो कि वाइल्ड में खत्म हो चुके हैं, और एक्सटिंक्ट। तो एक्सटिंक्शन का जो रिस्क है वो वल्नरेबिलिटी इधर से इधर बढ़ रहा है, नॉट इवेल्युएटेड टू एक्सटिंक्ट की तरफ। तो यहाँ पर रिसेंट अपडेट क्या है आईयूसीएन रेड लिस्ट का, कि पहली बार ऐसा हुआ है कि रिकॉग्नाइज किया गया है इकोसाइड को, यानी डेलिबरेट हार्म करना, एनवायरमेंटल हार्म करना, उसको एज अ क्राइम रिपोर्ट किया गया है अंडर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में। और जो ग्लोबली 3 स्पीशीज जो आर्कटिक सील्स की हैं एक्सटिंक्शन के क्लोज चली गई हैं, जिसमें कि अब बेसिकली जो ग्रीन सी टर्टल है वो उसका स्टेटस इंप्रूव हुआ है, एंडेंजर्ड से लीस्ट कंसर्न में आ गई है ये। और इंडिया की बात करें तो 12 इंडियन बर्ड स्पीशीज, जैसे कि इंडियन कोर्सर, इंडियन रोलर,
रोफोस टेल्ड लार्क, ये स्टेटस नियर थ्रेटन्ड पे आ गया है। और जो दूसरी स्पीशीज हैं लॉन्ग बाइल्ड ग्रास हाउपर वार्बलर, इसको अपलिस्ट किया गया है एज अ एंडेंजर्ड स्पीशी। फिर जो नेक्स्ट होता है यहाँ पर IUCN ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीशीज, ये क्या दिखाता है, ये बेसिकली दिखाता है, हाईलाइट करता है कंजर्वेशन सक्सेस कितना है किसी भी स्पीशीज का। और यहाँ पर 8 कैटेगरीज रहते हैं इसके ग्रीन स्टेटस के। तो यहाँ पर ग्रीन स्कोर 0 से 100% का होता है, जिसमें कि बताया जाता है कि कितना क्लोज है स्पीशी वो फुल्ली रिकवरी के। तो इसके क्या क्या क्राइटेरिया है, ये रिकवरी होने का क्राइटेरिया ये है कि जो प्रेजेंट होना चाहिए ऑल पार्ट्स ऑफ इट्स हिस्टोरिकल रेंज, इंक्लूडिंग जो जिसमें वो खो गए थे दोबारा से वो मिल रहे हैं ड्यू टू ह्यूमन इम्पैक्ट। वायबल होने चाहिए, नॉट एट द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन अक्रॉस इट्स रेंज, परफॉर्म करना चाहिए अपना इकोलॉजिकल फंक्शन इन ऑल पार्ट्स ऑफ इट्स रेंज। तो ये ग्रीन का क्राइटेरिया, ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीशीज का, कि कितना उसका ग्रीन स्कोर रहेगा, वो ये सब चीजें डिसाइड करेंगी। फिर यहाँ पर केंटन R मिलर अवार्ड के बारे में दिया है। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज के द्वारा बनाया गया अवार्ड है। और यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था इसे 2006 में। जो भी इनोवेशन लाता है नेशनल पार्क में और प्रोटेक्टेड एरियाज में, तो ऑनर करता है उन इंडिविजुअल को जो इनोवेशन और लीडरशिप दिखाते हैं कंजर्व करने में नेशनल पार्क्स और प्रोटेक्टेड एरियाज में। और हर 2 साल में एक बार ये अवार्ड दिया जाता है। तो यहाँ पर इस बार जो मिला है वो काजीरंगा जी के जो डायरेक्टर है उनको पहला इंडियन बन गए हैं जिनको ये IUCN केंटर R मिलर अवार्ड मिला है। IUCN स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन जो है उसके इंडिया के रिनोन्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट विवेक मेनन, इनको इलेक्ट किया गया एज अ न्यू चेयर किसका IUCN स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन का 2025 से 2029 तक। जो मैंने बताया था IUCN एक रिपोर्ट पब्लिश करता है, IUCN वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक फॉर रिपोर्ट। तो यहाँ पर इसमें क्या बताया गया है कि ये इंडिया के जो वेस्टर्न घाट्स हैं प्लस 2 नेशनल पार्क कौन से, असम का मानस नेशनल पार्क और वेस्ट बंगाल का सुंदरबंस नेशनल पार्क, इनको रिकॉग्नाइज किया गया है एज सिग्निफिकेंट कंसर्न। वेस्टर्न घाट्स प्लस 2 नेशनल पार्क को सिग्निफिकेंट कंसर्न कैटेगरी में डाला गया है। और यहाँ पर जो कंचनजंगा नेशनल पार्क है असम का, वो सिर्फ गुड कैटेगरी में रहा है इन कंजर्वेशन आउटलुक। और जो सुंदरबंस नेशनल पार्क है उसमें डिटोरिएशन देखा गया है, जिसमें कि इसका स्टेटस गुड विद सम कंसर्न्स से जो है किसमें चला गया है, स्टेटस सिग्निफिकेंट कंसर्न्स फ्रॉम 2020 टू 2025। तो ये इसका जो डिटोरिएशन है तो इसका स्टेटस चेंज हो गया है। फिर जो नेक्स्ट नेक्स्ट न्यूज है, यहाँ पर बेसिकली ग्रीन स्टेटस असेसमेंट किया गया है लॉयंस के लिए। तो यहाँ पर जो लायन का ग्रीन स्टेटस है वो क्या है, लार्जली डिप्लीटेड कैटेगरी में है। और ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं किन रीजन्स में, नॉर्थ अफ्रीका रीजन में और साउथ वेस्ट एशिया रीजन में। और ये जो एशियाटिक लॉयंस हैं ये बेसिकली शेड्यूल 1 के अंडर प्रोटेक्टेड है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में। और साइट्स की बात करें जो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन डेंजर्ड स्पीशीज में, उनके अपेंडिक्स 1 में आते हैं। और IUCN स्टेटस इनका वल्नरेबल है। और ग्रीन स्टेटस क्या है, लार्जली डिप्लीटेड। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या होता है एशियाटिक लॉयन और अफ्रीकन लॉयन में। तो एशियाटिक लॉयन जो प्राइमरीली गिर नेशनल पार्क है गुजरात में उसमें मिलता है। और अफ्रीकन लॉयन सब सहारन एरियाज में जैसे सवाना हो गया, ग्रासलैंड हो गया, वहाँ ज़्यादा देखा जाता है। तो एशियाटिक लॉयन ये कंपेयर टू अफ्रीकन लॉयन थोड़ा सा छोटा होता है एशियाटिक लॉयन। और इनका कोई भी पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन नहीं होता है। और यहाँ पर प्रोजेक्ट लॉयन इनके कंजर्वेशन के लिए अनाउंस किया गया था 2020 में, जिसमें कि ग्रेटर गिर कॉन्सेप्ट आया था। इसका ग्रेटर गिर कॉन्सेप्ट में क्या था कि जो गिर के अलावा जो है एक्सपैंड करना लॉयंस का हैबिटेट गिर के अलावा दूसरे एरियाज में जैसे कि गिरनार, पनिया, मितियाला में। और यहाँ पर एक अमेंडमेंट किया गया है, जो स्पीशीज हैं वो साइट्स के अपेंडाइसिस में कवर होंगी, वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 4 में ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड होंगी। और यहाँ पर जो बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सेकंड होम एज अ सेकंड होम एमर्ज हो रहा है एशियाटिक लॉयंस के लिए। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में है। तो यूनेस्को ने डेजिग्नेट किया है जो हमारा कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है, डेजिग्नेट किया है इन इंडिया यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स में। तो ये कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व बेसिकली जो लद्दाख रीजन है जम्मू एंड कश्मीर का प्लस हिमाचल प्रदेश के पार्ट्स में कवर होता है ये। तो ये वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, ये बेसिकली 1976 में लॉन्च किया गया था। और इसे मैनेज किया जाता है मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के द्वारा, जो कि एक प्रोग्राम है यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व।
ये 1971 में लॉन्च किया गया था। और ये एक इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम है जिसका मकसद क्या है कि एक ऐसी साइंटिफिक बेसिस जो है डेवलप करना जिसमें कि एनहांस करना रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड एनवायरनमेंट, वो एक साथ रह सकें, जैसे बायोस्फीयर रिजर्व हो गया। अभी क्या है बेसिकली साओ टोमे जो प्रिंसिप है, ये बेसिकली सेंट्रल अफ्रीकन आइलैंड नेशंस का है। तो ये पहला ऐसा स्टेट बन गया है जो कि पूरा एंटायर टेरिटरी इसकी डेजिग्नेट की गई है एज अ बायोस्फीयर रिजर्व। यहाँ पे कुछ बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में देख लेते हैं कौन कौन से हैं। एक तो कोल्ड डेजर्ट हो गया हिमाचल प्रदेश में, नंदा देवी हो गया उत्तराखंड में, और कच्छ कच्छ गुजरात का बायोस्फीयर रिजर्व हो गया। पंचमढ़ी हो गया, पंचमढ़ी बेसिकली यहाँ पर मध्य प्रदेश में है। और पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। फिर यहाँ पर चाणक्मर अमरकंटक छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के बॉर्डर में है। नीलगिरी तमिलनाडु केरला कर्नाटका में पड़ता है। और अगस्त्य माला ये बेसिकली तमिलनाडु और केरला के बीच पड़ता है। और गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व है तमिलनाडु में। ग्रेट निकोबार अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व है। शेषाचलम आंध्र प्रदेश में बायोस्फीयर रिजर्व है। सिमिलीपल ये बेसिकली उड़ीसा का बायोस्फीयर रिजर्व है। सुंदरबंस वेस्ट बंगाल में आता है। और यहाँ पर नोकरेक जो है, नोकरेक बेसिकली मेघालय में बायोस्फीयर रिजर्व है। फिर यहाँ पर असम में कौन सा है, असम में मानस, डिब्रू, सिखोवा ये बेसिकली बायोस्फीयर रिजर्व असम में है तीनों। कंचनजुंगा ये बेसिकली सिक्किम में पड़ता है। दिहांग दिबांग ये बेसिकली अरुणाचल प्रदेश में बायोस्फीयर रिजर्व है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिए। तो अब ये बायोस्फीयर रिजर्व डेजिग्नेट किए कैसे करे जाते हैं मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व में। तो ये डेजिग्नेट कौन करता है, डायरेक्टर जनरल जो भी यूनेस्को के होते हैं, जो मैन एंड बायोस्फीयर इंटरनेशनल काउंसिल का जो डिसीजन होता है उसको फॉलो करके डेजिग्नेट करते हैं। फिर जो अलग अलग साइट्स अलग अलग कंट्रीज जो है प्रपोज कर सकते हैं अपने और एसोसिएट मेंबर्स भी प्रपोज करते हैं। फिर डेजिग्नेशन के बाद जैसे बायोस्फीयर रिजर्व उसको कैटेगरी मिल गई, उसके बाद जो है साइट वो उस कंट्री के सॉवरेन जुरिसडिक्शन में ही आता है। और स्टेट्स जो है उसको रिमूव भी कर सकते हैं बायोस्फीयर रिजर्व फ्रॉम नेटवर्क मैन एंड बायोस्फीयर सेक्रेटेरिएट को नोटिफाई करके। और हर एक बायोस्फीयर रिजर्व पीरियोडिक रिव्यू उसका होता है हर 10 साल में, उसकी फंक्शनिंग और मैनेजमेंट की इफेक्टिवनेस देखने के लिए। तो यूनेस्को विड्रॉ भी कर सकता है डेजिग्नेशन बायोस्फीयर रिजर्व का अगर वो फेल हो जाता है मीट करने का स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट। जो नेक्स्ट यहाँ पे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो ये इस न्यूज में क्यों है, क्योंकि केरला पहला स्टेट बन गया जिसने कि इसमें अमेंडमेंट किया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, जो कि एम कर रहा है कि जो भी वाइल्ड एनिमल्स की किलिंग है उसके प्रोसेस को इजी बनाया जा सके, जो भी थ्रेट है ह्यूमंस के लिए ऐसे एनिमल्स को। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में जान लेते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, ये एम है इसका कि प्रोटेक्ट करना जितने भी वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स और एंड मैटर्स कनेक्टेड, इनके साथ जो कनेक्टेड मैटर्स हैं। तो 4 शेड्यूल्स इसके अंदर हैं। शेड्यूल 1 में जितने भी एनिमल्स हैं उनको हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन मिलता है। शेड्यूल 2 एनिमल स्पीशीज, इसमें थोड़ा सा कम प्रोटेक्शन होता है। तो ये शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 ये बेसिकली एनिमल्स के लिए है। और शेड्यूल 3 ये जितनी भी प्लांट स्पीशीज प्रोटेक्टेड हैं शेड्यूल 3 प्लांट्स के लिए है, वो इसमें होती हैं। और शेड्यूल 4 में जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो भी साइट्स के अंदर लिस्टेड है स्पीशीज वो ऑटोमेटिकली शेड्यूल 4 के अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में आएंगी। तो स्पीशीज लिस्टेड अंडर साइट्स। तो ये इस एक्ट के थ्रू इंस्टीट्यूशनल बॉडीज भी बनी है, जैसे कि नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, जिसको कि चेयर करते हैं कौन, प्राइम मिनिस्टर। और स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, सेंट्रल जू अथॉरिटी, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। तो ये सब इस एक्ट के थ्रू बनी है। और इसमें ये क्या करता है कि प्रोहिबिट करता है हंटिंग जो वाइल्ड एनिमल्स का है, जो भी इन शेड्यूल्स में है, एक्सेप्ट कुछ कंडीशंस प्रोवाइड करी गई है अंडर सेक्शन 11 एंड 12। तो सेक्शन 11 एंड 12 में क्या है कि जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है वो परमिट कर सकता है हंटिंग वाइल्ड एनिमल्स की, जो कि शेड्यूल 1 और 2 में है, इन सर्टेन एरियाज जो कि ह्यूमन लाइफ के लिए डेंजरस हैं, डिसेबल्ड हैं या डिजीज्ड हैं, जो बियॉन्ड रिकवरी हैं, साइंटिफिक रिसर्च के लिए, साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए। तो और इस एक्ट के थ्रू डिक्लेयर भी करा जाता है एरियाज एज अ नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कंजर्वेशन रिजर्व्स और कम्युनिटी रिजर्व्स भी इससे डिक्लेयर किया जाता है, ताकि वाइल्ड लाइफ और उनके हैबिटेट को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो आप जो अगर कोई ट्रांसलोकेट करना है इधर से उधर एनिमल या स्पीशीज, तो परमिशन चाहिए होती है, प्रायर परमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट की शेड्यूल 1 एनिमल्स के लिए। और शेड्यूल 1 के अलावा दूसरे अदर वाइल्ड एनिमल्स हैं उसके लिए किसकी परमिशन चाहिए होती है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए। तो शेड्यूल 1 के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, बाकी सबके लिए स्टेट गवर्नमेंट।
फिर यहाँ पर नेक्स्ट है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग रेगुलेशंस जो है 2025। तो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी जो है उसने इशू किए हैं ये रेगुलेशंस। तो क्या है इसमें, तो यहाँ पर पहले देखते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग रेगुलेशन 2005-25 क्या है। ये बायोलॉजिकल रिसोर्सेज क्या होते हैं, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं जो नेचर से आती हैं और यूज की जाती हैं ह्यूमंस के द्वारा इन सम वे, जैसे कि प्लांट्स है, कोई क्रॉप है, उसको मेडिसिनल हर्ब की तरह यूज करना, उसका कॉमर्शियल बेनिफिट लेना। तो ये क्या करता है, ये रेगुलेशंस ये रेगुलेट करता है कैसे वो बेनिफिट्स हैं जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज के हैं वो कैसे यूज किया जाएगा और कैसे उस नॉलेज को फेयरली जो है जो उसका प्रॉफिट है या फिर वैल्यू है उसको कैसे शेयर किया जाएगा जो वहाँ के जहाँ से वो नॉलेज मिली वहाँ के लोगों के साथ और जो भी उसको यूज कर रहा है उसके बीच में। तो नोटिफाई कौन करता है, ये रेगुलेशंस नेशनल बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी नोटिफाई करती है। तो इस बार इंक्लूड किया है बेसिकली डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन। क्या है, ये एक पॉलिसी टर्म है जिसमें कि डिजिटल रिप्रेजेंटेशन होता है जेनेटिक रिसोर्सेज का इंक्लूडिंग जीनोमिक डेटा जैसे कि डीएनए, आरएनए, प्रोटीन सीक्वेंसेस इन सब का। और प्रायर इंटीमेशन देना होता है नेशनल बायोडाइवर्सिटी बायोलॉजिकल अथॉरिटी को। कोई भी अगर अप्रूवल चाहिए किसी पर्सन या इंडस्ट्री को, अगर वो एक्सेस करना चाहते हैं जो बायोस्फीयर रिजर्व्स है उनको, तो प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट की कंडीशन है। और ये जो है कंडीशन प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट की कंडीशन ये कल्टीवेटेड मेडिसिनल प्लांट्स के लिए अप्लाई नहीं होती है। और बेनिफिट शेयरिंग जो है वो बेसिकली हाई वैल्यू रिसोर्सेज जैसे कि रेड सैंडर्स, अगरवुड, इन सब का जो बेनिफिट है वो नॉट लेस देन 5% जितना भी प्रोसीड्स आता है, मतलब 5% से ज़्यादा प्रोसीड्स जो भी ऑक्शन सेल अमाउंट परचेज का है वो बेनिफिट उसका शेयर करना पड़ेगा लोकल कम्युनिटीज़ के साथ। और 20% से ज़्यादा शेयर करना पड़ेगा अगर वो अमाउंट डिलिनेटेड है अगर कॉमर्शियल यूज़ के लिए। और जो बेनिफिट्स जो रिसर्च ट्रांसफ़र के लिए नॉन आईपीआर यूज़ के लिए वो शेयर किए जाते हैं नेशनल बायोडाइवर्सिटी बायोलॉजिकल अथॉरिटी के साथ, जैसा भी म्यूचुअली एग्री किया जाता है। और अगर आईपीआर कॉमर्शलाइजेशन करना है तो अप टू 1% जो भी एनुअल सेल्स रेवेन्यू होगा एक्सक्लूडिंग टैक्सेस तो वो एनबीए के साथ शेयर करना पड़ता है। तो ये एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग ये बेसिकली कवर्ड है अंडर कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अंदर। और ये जो बेसिकली बॉर्न गाइडलाइंस हैं 2002 की, ये कौन सी गाइडलाइंस हैं, ये वॉलंटरीली गाइडलाइंस हैं जो कि असिस्ट करते हैं गवर्नमेंट्स और स्टेक होल्डर्स को डेवलपिंग नेशंस में उनकी जो एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग है उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिसी मेजर्स में। इसमें वही सब दिया हुआ है, प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसर्न दिया हुआ है और जो म्यूचुअली एग्रीड टर्म्स हैं जिसकी मैंने बात की यहाँ पर कि कैसे बेनिफिट नॉन आईपीआर यूज के लिए कैसे शेयर किया जाएगा एनबीए के साथ म्यूचुअली एग्रीड टर्म्स पे। और यहाँ पर नागोया प्रोटोकॉल के बारे में दिया हुआ है। नागोया प्रोटोकॉल 2010 का ये लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है जो कि सप्लीमेंट करता है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को। किस चीज़ के लिए, जो भी जेनेटिक रिसोर्सेज हैं उनका अगर यूटिलाइज कर रहे हैं और तो यूटिलाइजेशन से जो भी बेनिफिट्स हैं उसको फेयर और इक्विटेबल शेयर करना है उस बेनिफिट्स को। किस चीज़ के लिए, बेसिकली जेनेटिक रिसोर्सेज के लिए एक्सक्लूसिवली नागोया प्रोटोकॉल। फिर यहाँ पर कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में है। तो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ये एक ट्रीटी है, इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है जो कि अडॉप्ट किया गया है किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट डेवलपमेंट के द्वारा, यूएनसीडी, जो कि ये कॉन्फ्रेंस हुई थी रियो अर्थ समिट जिसको बोलते हैं 1992 में, उसमें अडॉप्ट किया गया था ये। और इसमें 196 मेंबर कंट्रीज हैं, इंडिया भी मेंबर है। तो इसमें क्या होता है कि हर एक मेंबर पार्टी को जो अपनी नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजी और एक्शन प्लान बताना होता है। और इंडिया ने इनैक्ट किया अपनी बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजी किसके थ्रू, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 बना के, इसी के अंडर। और इसके 3 मेन गोल है, डाइवर्सिटी को कंजर्व करना, सस्टेनेबल यूज करना बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का, फेयर एंड इक्विटेबल बेनिफिट को शेयर करना। फिर यहाँ पे इसमें जो मेजर प्रोटोकॉल्स हैं वो कार्टेजना प्रोटोकॉल है। कार्टेजना प्रोटोकॉल बेसिकली बायोसेफ्टी के लिए है। नागोया प्रोटोकॉल ये बेसिकली एक्सक्लूसिवली जेनेटिक रिसोर्सेज से जो भी बेनिफिट है उसको कैसे एक्सेस करना है, कैसे बेनिफिट शेयर करना है उसके लिए है। तो कार्टेजना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी के लिए है, नागोया प्रोटोकॉल जेनेटिक रिसोर्सेज के लिए है। तो इंडिया में लीगल फ्रेमवर्क क्या है इसके लिए, एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग के लिए? इंडिया में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट बनाया गया 2002 में। और तो इसका स्कोप ये कवर करता है सारे बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को इंडिया में। और ये नागोया प्रोटोकॉल से ज़्यादा ब्रॉडर है। ये सिर्फ लिमिट नहीं करता है सिर्फ जेनेटिक रिसोर्सेज में, बल्कि ये पूरा बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को कवर करता है विद इन इंडिया। तो इम्प्लीमेंटेशन इसका 3 टियर सिस्टम होता है।
स्टैट्यूटरी बॉडीज का, जिसमें कि नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी नेशनल लेवल पे आती है और सिविल कोर्ट की पावर होती है इसमें। स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स होते हैं स्टेट लेवल पे, और बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज होती हैं लोकल लेवल पे। तो यहाँ पर जो कन्नी ट्राइबल कम्युनिटी है केरला की, ये ट्रेडिशनली ये यूज करते थे आरोग्य पाचा प्लांट को रिवाइटलाइजिंग प्रॉपर्टीज के लिए। तो इससे इन आरोग्य पाचा प्लांट से जीवनी ड्रग बनाया गया। तो इसका जो बेनिफिट है वो शेयर किया गया किसके साथ, कन्नी ट्राइब के साथ। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट स्कीम CSS-IWH। तो ये स्कीम क्या है, ये स्कीम का मेन पर्पज है ये जो वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है उसका कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन, जो भी एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं जैसे कि टाइगर, एलिफेंट, राइनो, स्नो लेपर्ड, इन सबकी प्रोटेक्शन करना। स्कीम की जो नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि बजट सेंटर और स्टेट दोनों शेयर करते हैं। और यहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो दिया जाता है ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कंजर्वेशन रिजर्व्स और कम्युनिटी रिजर्व्स को। और ये प्रोटेक्शन देता है विद इन पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरियाज ऑल्सो। तो यहाँ रिकवरी प्रोग्राम की बात करें तो ये है सेव करने के लिए क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज और हैबिटेट्स को। तो अब तक की बात करें तो 22 स्पीशीज इसमें इंक्लूड किए जा चुके हैं, जिसमें कि स्नो लेपर्ड, एशियाटिक लॉयन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, गैंगटिक रिवर डॉल्फिन, ये सारी इंक्लूडेड हैं इसमें। और इस स्कीम के कुछ की कंपोनेंट्स हैं, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर चलाया जा रहा है इसके अंडर, प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया जा रहा है। तो यहाँ पर कुछ स्पीशीज दिए हुए हैं जैसे कि स्लॉथ बेयर, ये एक टाइप का भालू होता है, ये भी शेड्यूल 1 के अंडर प्रोटेक्टेड है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है, IUCN स्टेटस इसका वल्नरेबल है। और ये हाइबरनेट नहीं करते हैं जैसे कि अदर बड़े जो बियर स्पीशीज होते हैं उनकी तरह, मतलब ज्यादा गहरी नींद में नहीं सोते, और सॉलिटरी होते हैं, मतलब अकेले रहना पसंद करते हैं, मोस्टली नॉक्टुरल होते हैं कि मतलब रात में जो है जागते हैं, और फॉरेस्ट और ग्रासलैंड में ज्यादातर रहते हैं। नेटिव है इंडिया, नेपाल और श्रीलंका में मिलते हैं, और इनका हैबिटेट लॉस हो रहा है डिग्रेडेशन, ह्यूमन लाइफ वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, और इनकी 20,000 से कम पॉपुलेशन रह गई है अभी तक। कंजर्वेशन के लिए पूरे एशिया में एक जो फर्स्ट डेडिकेटेड स्लॉथ बेयर सेंचुरी है, कहाँ पर, दारोजी स्लॉथ बेयर सेंचुरी कर्नाटका में ये चलाई जा रही है इनके प्रोटेक्शन के लिए। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे प्रोजेक्ट चीता के बारे में है। तो इसके अंडर बेसिकली बोत्सवाना जो कंट्री है, बोत्सवाना ने फॉर्मली 8 चीता बोत्सवाना से इंडिया ट्रांसलोकेट किए हैं एज अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट चीता। तो प्रोजेक्ट चीता क्या है, बेसिकली ये 2022 में चलाया गया था, जिसमें कि री इंट्रोड्यूस करना था चीताज को इंडिया में। इनका एक्सटिंक्शन हो गया था चीताज का 1940s और अर्ली 1950s में। तो ऑपरेट करता है ये अंडर प्रोजेक्ट टाइगर, जिसको रीनेम किया गया है प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट 2023-24 से। और यहाँ पर कुन्नो नेशनल पार्क जो MP का है वो इसमें 30 से ज़्यादा चीताज हैं दिसंबर 2025 के हिसाब से। तो इस प्रोजेक्ट चीता को इम्प्लीमेंट कौन करता है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इम्प्लीमेंट करती है, टेक्निकल असिस्टेंस वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देती है। तो यहाँ पर स्टीयरिंग कमेटी है इस प्रोजेक्ट के लिए, जो कि इस एक्ट के अंदर बनाई गई, जो कि इसके पूरे इम्प्लीमेंटेशन को ओवरसी करती है। और का प्राइम ऑब्जेक्टिव ये था कि जो ब्रीडिंग चीताज हैं उनको पॉपुलेशन में दोबारा से लाना सेफ हैबिटेट्स में, इनकी हिस्टोरिकल रेंजेस में। तो एशियाटिक चीता की बात करें तो बेसिकली ये शेड्यूल 1 में प्रोटेक्टेड है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है, और क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज में है ये IUCN की लिस्ट में। और अफ्रीकन चीता की बात करें तो ये वल्नरेबल कैटेगरी में है IUCN की लिस्ट में, और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है। और जो एशियाटिक चीता है ये बेसिकली सिर्फ ईस्टर्न एरिया ईरान के एरिड रीजन्स में पाया जाता है, और ये इंडिया में एक्सटिंक्ट हो गया 1952 में। और जो अफ्रीकन चीता है ये बेसिकली जो भी ग्रास लैंड है या स्क्रब लैंड है, ओपन फॉरेस्ट है, पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में मिलता है, स्पेशली बोत्सवाना, नामीबिया और जो साउथ अफ्रीका है वहाँ पे। और अफ्रीकन चीताज की बात करें तो ये नामीबिया में सबसे ज़्यादा इनका पॉपुलेशन है। और जो चीता होता है वर्ल्ड का फास्टेस्ट मैमल होता है, और ये ओनली बड़ा सबसे बड़ा कार्निवोर होता है जो कि एक्सटिंक्ट हो गया है इंडिया में 1952 में। और अदर बिग कैट जैसे लॉयन, टाइगर्स, लेपर्ड्स होते हैं, इनकी तरह चीता जो है वो रोर नहीं करता है, घुर्राता नहीं है। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे टाइगर रिजर्व्स, यानी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शंस इशू किए हैं, जो भी ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है उसकी वजह से क्या डायरेक्शंस इशू किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, कि कोई भी जो टाइगर सफारी है वो अलाउड नहीं है जो टाइगर डेजिग्नेटेड कॉरिडोर्स हैं वहां पर, इन कोर एरियाज, और परमिट किया जाएगा सिर्फ नॉन फॉरेस्टेड या डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड पे, वो भी किसमें, बफर जोन्स में, नॉट इन द कोर जोन्स।
तो नाइट टूरिज्म वो भी बैन किया गया है कोर या क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट में। प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज क्या क्या रहेंगी यहाँ पर, कॉमर्शियल माइनिंग नहीं हो सकती, पॉल्यूटेड इंडस्ट्रीज नहीं लगा सकते, मेजर कोई हाइड्रो प्रोजेक्ट नहीं लगा सकते, एग्जॉटिक स्पीशीज इंट्रोडक्शन नहीं कर सकते, लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट या कॉमर्शियल फायरवुड एक्सट्रैक्शन यहाँ पर नहीं कर सकते, कि बफर या फ्रिंज एरियाज है वहां पर। तो जितने भी रिजर्व्स हैं वो उनको नोटिफाई करना होगा, इको सेंसिटिव जोन्स जो कि यहाँ पर इन जोन्स में ज़्यादा प्रोटेक्शन रहता है इनका। और स्टेट को प्रिपेयर करना होगा, जो रिवाइज करना होगा टाइगर कंजर्वेशन प्लान्स स्टिपुलेटेड टाइमलाइंस में। यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको उसको नेशनल डिजास्टर स्टेटस दिया जाए ताकि रैपिड रिलीफ मिल पाए, और यूनिफॉर्म एक्स ग्रेशियर 10 लाख रुपए का अमाउंट जो है कंपनसेशन दिया जाए ह्यूमन डेथ्स के लिए जो भी ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट से हुई है। तो जो टाइगर रिजर्व्स होते हैं ये बेसिकली लीगली प्रोटेक्टेड होते हैं प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर। और यहाँ पर ये जो रिजर्व्स होते हैं उसमें कोर एरिया होता है जिसमें कि यहाँ पर कोई रूल वायलेट नहीं कर सकते आप, कोई टूरिज्म अलाउड नहीं है, कोई कमर्शियल एक्टिविटी अलाउड नहीं है। और जो बफर एरियाज होते हैं वहाँ पर बफर एरियाज में कोर एरियाज के अगल बगल का एरिया होता है जो कि यहाँ पर सस्टेनेबल यूज के लिए थोड़ा बहुत अलाउड होता है, जैसे कि रेगुलेटेड इको डेवलपमेंट, लिमिटेड टूरिज्म, और जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और ग्रेजिंग जो होता है, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट करना, ये सब चीजें रिसर्च और मॉनिटरिंग यहाँ पर अलाउड रहती है। कोर एरिया में ये सब एकदम बैन रहता है। तो टाइगर रिजर्व को डेजिग्नेट कौन करता है, बेसिकली नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बनाई गई है। और यहाँ पर टाइगर रिजर्व की टोटल टाइगर रिजर्व 58 हैं इन इंडिया। और जो मोस्ट रिसेंट टाइगर रिजर्व हैं वो कौन कौन से, माधव टाइगर रिजर्व है और रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मध्य प्रदेश का। तो ये भी याद रखिए। और इसे नोटिफाई कौन करता है, नोटिफाई करता है स्टेट गवर्नमेंट्स। किसके एडवाइस पर, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के एडवाइस पर स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करती है। कोई भी इनकी बाउंड्रीज में ऑल्ट्रेशन अलाउड नहीं होता है एक्सेप्ट जब तक कोई रिकमेंडेशन न आए इस बॉडी के थ्रू एनटीसीए और अप्रूवल ना हो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में है। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का हेडक्वार्टर जो है वो और सेक्रेटेरिएट इंडिया होस्ट करेगा। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में जान लेते हैं। ये बेसिकली 2000 इंडिया में लॉन्च किया गया इंडिया में, और 50 ईयर कॉमेमोरेट करता है प्रोजेक्ट टाइगर के। तो ये ट्रीटी बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि 7 बिग कैट्स को प्रोटेक्ट करने की बात होती है, जिसमें कि टाइगर्स, लॉयंस, लेपर्ड्स, स्नो लेपर्ड्स, चीता, जैगवार और प्यूमा जैसे जो बड़े 7 बिग कैट्स हैं इनको कंजर्वेशन करना है। इसमें सारे कैट्स इंडिया में मिलते हैं एक्सेप्ट प्यूमा और जैगवार इंडिया में नहीं मिलता है। और प्रोटेक्ट किए गए हैं सारे शेड्यूल 1 में अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया 1972। और इसमें कवर किए बेसिकली जितने भी 95 बिग कैट रेंज वाले कंट्रीज हैं या फिर नॉन रेंज जहाँ पे नहीं भी आते हैं जिसका इंटरेस्ट है बिग कैट कंजर्वेशन में। तो मल्टी कंट्री मल्टी एजेंसी कोलिशन है। तो इसके फाउंडिंग मेंबर्स भी यहाँ पर दिए गए हैं। जो जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं 16 मेंबर्स हैं। और जो बजटरी सपोर्ट है इसमें 150 करोड़ रुपए रखे गए हैं 5 साल के लिए, 2023-24 से 2028-29 तक के लिए। और जिसको हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है ये बेसिकली आईबीसीए असेंबली, ये हर 2 साल में एक बार कन्वीन होती है। और न्यू दिल्ली ने इस बार पहली बार होस्ट किया इस असेंबली को 2025 में, जिसमें कि इंडिया के यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट वो प्रेसिडेंट रहे आईबीसीए के, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के। तो यहाँ पर बाकी सारे कैट्स के तो स्टेटस देखेंगे ही। यहाँ पर जो जैगवार है जो इंडिया में नहीं मिलता उसका आईयूसीएन स्टेटस नियर थ्रेटेंड है, और प्यूमा जो इंडिया में नहीं मिलता उसका जो आईयूसीएन स्टेटस है लीस्ट कंसर्न है। फिर यहाँ पर स्टेटस ऑफ एलिफेंट्स इन इंडिया की बात कर रहे हैं कि इंडिया का पहला डीएनए बेस्ड काउंट किया गया एलिफेंट का, जिसको बोला गया क्या, सिंक्रोनस ऑल इंडिया पॉपुलेशन एस्टिमेशन ऑफ एलिफेंट्स 2021 टू 2025। और ये कंडक्ट किया गया किसके द्वारा, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। जिसमें कि की फाइंडिंग्स क्या है कि इंडिया के पास जो टोटल एशियन एलिफेंट्स है उनका 60% पॉपुलेशन इंडिया में है, और ये लार्जेस्ट है ग्लोबली, जो कि काउंट में लगभग 22,000 से ज़्यादा का है। और 4 फॉरेस्टेड हिल रीजन्स में मेनली मिलते हैं ये, हिमालयन फुट हिल्स में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, ईस्ट सेंट्रल इंडिया में, और वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स में। और कुछ जो पॉपुलेशन है वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में भी है। तो वेस्टर्न घाट्स में जो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट पॉपुलेशन है वाइल्ड एलिफेंट्स की, फॉलोड बाय नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स उसके बाद में। और कर्नाटका ऐसा स्टेट है जहां पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है एलिफेंट्स की, उसके बाद असम सेकंड नंबर पे, थर्ड में तमिलनाडु। और बाकी इसके बाद जो बोलते हैं कि एशियाटिक एलिफेंट्स के बारे में बताते हैं
कि एशियाटिक एलिफेंट्स और अफ्रीकन एलिफेंट्स में डिफरेंस क्या है। अरे एशियाटिक एलिफेंट देखते हैं। एशियाटिक एलिफेंट ये शेड्यूल 1 के अंदर प्रोटेक्टेड है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है और आईयूसीएन स्टेटस इनका एंडेंजर्ड है। तो ये लार्जेस्ट लैंड मैमल है एशिया और एशियन कॉन्टिनेंट में। 3 सब स्पीशीज है इनका, एक तो इंडियन एशियन एलिफेंट, सुमात्रन एलिफेंट और श्रीलंकन एलिफेंट, एशियन एलिफेंट के टाइप्स। और यहाँ पर इनका कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि इन एक फीमेल लीड करती है इनका ग्रुप, और लाइफ स्पैन इनका 60 से 70 साल होता है। इनका जेस्टेशन पीरियड भी काफी बड़ा होता है, 22 मंथ्स का जेस्टेशन पीरियड होता है जिसमें बेबी कैरी करते हैं। और एशियाटिक जो लॉयंस हैं एशिया के 13 रेंज कंट्रीज में मिलते हैं। तो इसको कंजर्वेशन के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया गया 1992 में, जिसमें कि इंडिया में टोटल 33 एलिफेंट रिजर्व्स हैं 14 स्टेट्स में। और जो अफ्रीकन एलिफेंट्स होते हैं ये बेसिकली एशियन एलिफेंट्स से बड़े होते हैं अफ्रीकन एलिफेंट्स। और ये 2 इनकी कैटेगरीज होती हैं, एक तो अफ्रीकन सवाना एलिफेंट एंडेंजर्ड कैटेगरी जिनकी है, और दूसरे हैं अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं अफ्रीकन एलिफेंट्स। तो यहाँ पर 50 साल हो गए हैं क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के, और वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे जो 17 जून को मनाया जाता है इसमें 50 साल कमेमोरेट करता है इसके कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के। तो ये जो कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है बेसिकली 1975 में लॉन्च किया गया था, जो एचआर बस्टर्ड हैं उनकी रिकमेंडेशन के बेसिस पे, जिसमें कि क्रोकोडाइल का नेचुरल हैबिटेट प्रोटेक्ट करना, उनकी पॉपुलेशन रीबिल्ड करना कैप्टिव ब्रीडिंग के थ्रू। तो यहाँ पर उड़ीसा एक ऐसा ओनली स्टेट है इंडिया में जो कि कंजर्वेशन सेंटर है तीनों जो 3 स्पीशीज हैं क्रोकोडाइल की, उनके उन तीनों की स्पीशीज का, जिसमें कि कौन कौन सी फर्स्ट है बेसिकली तिकर पादा सतकोशिया में, ये बेसिकली घड़ियाल के लिए उड़ीसा में कंजर्वेशन प्रोजेक्ट चल रहा है। दंगामल भीतरकनिका का है उड़ीसा में, जो कि सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल जो सेकेंड टाइप की वैरायटी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। और राम तीर्था सिमलीपाल उड़ीसा का, जो कि मगर क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट यहाँ पे कर रहा है। तो ये उड़ीसा ओनली स्टेट है जो कि तीनों नेटिव क्रोकोडाइल स्पीशीज को कंजर्व कर रहा है। ऑनगोइंग कंजर्वेशन एफर्ट्स हैं घड़ियाल रिजर्वेशन प्रोजेक्ट, जो कि एम किया जा रहा है कि घड़ियाल की पॉपुलेशन को एक्सपैंड करना अक्रॉस गंगा, ब्रह्मपुत्रा, इंडस रिवर और महानदी के आसपास। तो घड़ियाल कंजर्वेशन बेसिकली कहाँ कहाँ किया जा रहा है, नेशनल चंबल सैंक्चुरी, जो कि चंबल सैंक्चुरी बेसिकली मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में स्पैन करती है। कटरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो उत्तर प्रदेश की है, और जो गंडक रिवर है, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है उत्तराखंड का, सोन घड़ियाल सेंचुरी है जो मध्य प्रदेश की, यहाँ पर घड़ियाल कंजर्वेशन के प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। फिर यहाँ पर मद्रास क्रोकोडाइल बैंक है जो कि यहाँ पर री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम है मद्रास में। फिर क्रोकोडाइल जो इंडिया में मिलते हैं कौन कौन से हैं, फर्स्ट टाइप है इसका सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, सेकंड है मार्श क्रोकोडाइल जिसको मगर क्रोकोडाइल बोलते हैं, थर्ड है घड़ियाल क्रोकोडाइल। तो आईयूसीएन स्टेटस की बात कर लेते हैं। तो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल का जो आईयूसीएन स्टेटस है वो लीस्ट कंसर्न है, और जो मगर क्रोकोडाइल है मार्श क्रोकोडाइल उसका आईयूसीएन स्टेटस वल्नरेबल है, और जो घड़ियाल है उसका जो आईयूसीएन स्टेटस है क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। और ये तीनों जो है साइट्स के अपेंडिक्स 1 में तीनों आते हैं। और जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें तो तीनों ये शेड्यूल 1 के अंडर आते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में। और तो आईयूसीएन स्टेटस अलग अलग है तो वो एक बार चेक कर लीजिए। इसका लीस्ट कंसर्न है, मगर का वल्नरेबल है, और घड़ियाल का क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। मोस्टली तो घड़ियाल ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है क्रिटिकली इंडेंजर्ड वाला। तो यहाँ पर जो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है ये बेसिकली इसे नाम से पता चल रहा है ब्रैकिश वाटर में मिलेगा, सॉल्ट वाटर में, मैनग्रोव में मिलेगा, एस्चुरीज में मिलेगा, कोस्टल वाटर्स में मिलेगा। बेसिकली भितरकनिका का उड़ीसा में इसमें सबसे ज्यादा यहाँ पर है। अंडमान अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में मिलेगा, सुंदरबंस और वेस्ट बंगाल में मिलेगा ये सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। फिर जो मगर है, ये मगर बेसिकली ये फ्रेश वाटर में मिलता है, ये सॉल्ट वाटर में, मगर फ्रेश वाटर में, जैसे कि लेक्स, रिवर्स, स्लो मूविंग स्ट्रीम्स हो गए। और जो घड़ियाल है, घड़ियाल बेसिकली डीप क्लियर जो फास्ट मूविंग फ्रेश वाटर होता है और ज़्यादा नीचे मिलता है। और ये कहाँ पे बेसिकली नेपाल राप्ती नारायणी रिवर में। इंडिया में कहाँ पे गंगा में मिल जाएगा, गिरवा यूपी, सोन एमपी, रामगंगा उत्तराखंड, गंडक बिहार, चंबल जो कि एमपी में है, महानदी उड़ीसा। तो यहाँ पर ये बेसिकली मिल जाएगा। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे रिवर डॉल्फिन्स के बारे में है कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने रिलीज की है पॉपुलेशन स्टेटस ऑफ रिवर डॉल्फिन्स इन इंडिया 2025। तो यहाँ पर इंडिया के रिवर डॉल्फिन पॉपुलेशन की बात करें तो 6,327 टोटल पॉपुलेशन है, जिसमें कि गैंगटिक गंगा रिवर डॉल्फिन 6,324 है और इंडस रिवर डॉल्फिन सिर्फ 3 है। तो टोटल 6,327 है। यहाँ मेनली गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस रिवर बेसिन्स में मिलती हैं ये।
उत्तर प्रदेश में हाईएस्ट डॉल्फिन पॉपुलेशन है, उसके बाद बिहार में है सेकंड नंबर पे, फिर वेस्ट बंगाल में है। और यहाँ पर रिवर डॉल्फिन्स की बात करें तो ये दो टाइप की यहाँ पर गैंगटिक डॉल्फिन और जो इंडस रिवर डॉल्फिन है, तो दोनों का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में स्टेटस है शेड्यूल 1 में आते हैं। और साइट्स की बात करें तो ये अपेंडिक्स 1 में दोनों ही हैं। और आईयूसीएन स्टेटस की बात करें तो आईयूसीएन स्टेटस में भी दोनों का जो स्टेटस है वो एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। जो यहाँ पे गैंगटिक डॉल्फिन होती है फंक्शनली ब्लाइंड होती है और इको लोकेशन पे जो है वो रिलाई करती है नेविगेट और हंट करने के लिए। तो इकोलेशन क्या होता है? इकोलोकेशन बेसिकली टेक्निक है जिसमें कि जो ये हैं बेसिकली एमिट करते हैं साउंड्स, और जो इकोज आती हैं उनकी उसको सुनते हैं, जो बाउंस बैक होती हैं ऑब्जेक्ट्स के थ्रू। तो ये हेल्प करता है उनको कि अपने सराउंडिंग्स में को जो है ऑब्जर्व करके उसके सहारे आगे बढ़ सकें। ये एक एपेक्स प्रेडेटर है जिसका मौजूद होना रिवर में एक हेल्दी रिवर का साइन है। और जो ये गैंगटिक डॉल्फिन है, गैंगटिक डॉल्फिन बेसिकली नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी है इंडिया का। लोकली इसे सूसू बोलते हैं क्योंकि ये सूसू की साउंड प्रोड्यूस करता है ब्रीदिंग के टाइम पे। इसको टाइगर ऑफ द गैंगेस भी बोलते हैं। और ये फीमेल्स इसकी जो होती हैं वो ज़्यादा बड़ी होती हैं एज कम्पेयर टू मेल्स। तो इंडस रिवर डॉल्फिन की बात करें अब, तो इंडस रिवर डॉल्फिन बेसिकली पंजाब का स्टेट एक्वेटिक एनिमल है। कौन सा? इंडस रिवर डॉल्फिन। लोकली इसे भूलन बोलते हैं और ये ब्राउन और ग्रे कलर की होती हैं ये, और मडी रिवर में बेसिकली अडाप्ट होती हैं ये। तो जो गैंगटिक डॉल्फिन है ये बेसिकली गंगा ब्रह्मपुत्रा और मेघना रिवर सिस्टम पे, सांगू कर्णपुली रिवर सिस्टम बांग्लादेश इंडिया नेपाल में यहाँ पर मिल जाएंगी। और कॉमनली जो है फ्रेश वाटर में डीपर साइड में मिलती हैं। और इंडिया में 90% वर्ल्ड की जो गैंगटिक डॉल्फिन पॉपुलेशन है वो होस्ट करता है। और इंडस रिवर जो डॉल्फिन है उसकी बात करें तो ये इंडिया और पाकिस्तान में मिल जाएगा, ब्यास रिवर में इंडिया में मिल जाएगा। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो है वो 2020 में स्टार्ट किया गया था, जिसमें कि बेसिकली विक्रमशिला जो गैंगटिक डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया। कहाँ पर? बिहार में ये विक्रमशिला। और चंबल रिवर कंजर्वेशन जोन्स डेजिग्नेट किए गए। और इंडिया का पहला नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? ये बेसिकली पटना बिहार में है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे वल्चर्स की बात करते हैं जो गिद्ध होते हैं। तो इनका पहला फर्स्ट पैन इंडिया असेसमेंट किया गया एंडेंजर्ड स्पीशीज जो हैं ये वल्चर्स का। तो यहाँ पर बोलते हैं जितने भी इनके प्रोटेक्टेड एरियाज हैं वहाँ पर 54% पॉपुलेशन यहाँ पर इनकी होस्ट होती है। और 4 क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं इसमें जो कि इम्पोर्टेंस की हैं। एक तो वाइट रम्ड वल्चर और स्लेंडर बाइल्ड वल्चर। इंडियन वल्चर भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। और यहाँ पर रेड हेडेड वल्चर ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। और इंडियन वल्चर्स की बात करें तो इंडियन वल्चर जो है ये कहाँ पे मिलते हैं? मेनली जो है मध्य प्रदेश और राजस्थान में। मुकुंदरा हिल्स जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलते हैं। वाइट रम्ड वल्चर की बात करें तो वाइट रम्ड वल्चर ये बेसिकली कांगड़ा वैली हिमाचल प्रदेश में मिलेगा। और जो स्लेंडर बाइल्ड वल्चर है, स्लेंडर बाइल्ड वल्चर ये बेसिकली जो अपर असम है यहाँ पे मिलेगा। और वाइट रम्ड कहाँ मिलेगा? ये बेसिकली जो कांगड़ा वैली हिमाचल प्रदेश का है वहाँ पर मिलेगा। और जो इंडियन वल्चर है ये कहाँ पे मिलेगा? जो एमपी और राजस्थान है वहाँ पर ज़्यादातर मिलेगा। और जो रेड हेडेड वल्चर है, रेड हेडेड वल्चर ये कहाँ मिलेगा? फाउंड मेनली इन मध्य प्रदेश। और पॉपुलेशन एक्सट्रीमली लो है उसकी और फ्रेगमेंटेड है। तो इनके लिए जो सबसे बड़ा थ्रेट है वो बेसिकली डाइक्लोफेनाक है, जो कि डाइक्लोफेनाक ड्रग जो है ये जो लाइव स्टॉक होता है, जो हमारी गाय भैंसे हैं या अदर लाइव स्टॉक है उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है। फिर जब वो मर जाते हैं तो ये वल्चर्स उनको खाते हैं, तो उससे उनको बेसिकली ये भी इंजेस्ट हो जाते हैं और वो भी मर जाते हैं। और हैबिटेट लॉस्ट, इलेक्ट्रोक्यूशन, इलेक्ट्रिक वायर से मर जाना, तो ये सब चीज़ें इनके लिए। जितनी भी वल्चर की स्पीशीज हैं ये सारी बेसिकली शेड्यूल 1 के अंडर प्रोटेक्ट की गई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में। और इनका जो वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर है ये बनाया गया ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पे? एट रानी असम में और पिंजौर हरियाणा में। और एक्शन प्लान बनाया गया वल्चर कंजर्वेशन इन इंडिया 2020 से 2025 का। और एक असम की बेस्ड जो फाउंडेशन है इंडियाज, उसने क्या किया है? इंडिया का पहला वल्चर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट ये बेसिकली लॉन्च किया है, वल्चर रेस्टोरेंट। ये कहाँ पे? वो भी कोडरमा डिस्ट्रिक्ट झारखंड में, वल्चर रेस्टोरेंट। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे ड्राफ्ट पॉलिसी आई है पेपर ऑन कैमल्स, जो कि प्रपोज नेशनल कैमल सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव। तो इसमें क्या बोला गया है इस पेपर में कि इंडिया की जो कैमल पॉपुलेशन है वो मोर देन 75% वो डिक्लाइन हो चुकी है सिंस 1970। और जो इसके मेजर रीजंस हैं वो बेसिकली ट्रेडिशनल इकोनॉमिक यूटिलिटी इनकी कम हो गई है, ग्रेजिंग लैंड्स खत्म हो रहे हैं, एनवायरमेंटल स्ट्रेस है इनका, डिजर्टिफिकेशन, इन्वेसिव स्पीसीज के आने से,
और काफ़ी इनका अंडर डेवलप्ड मार्केट भी है जिसमें कि ब्लैक मार्केटिंग होती है इनकी। ये बेसिकली ड्राई लैंड इकोसिस्टम में रहते हैं, इनको शिप ऑफ द डेजर्ट भी बोला जाता है। और प्राइमरीली ये जो है कहाँ पर, राजस्थान और गुजरात में मिलते हैं। तो पेस्टोलिस्ट कम्युनिटीज इनको रियर करती हैं, वो मेनली कौन कौन सी हैं? रैका कम्युनिटी, रबारी कम्युनिटी, फाकी रानी जाट कम्युनिटी और मंगानियार कम्युनिटी। फिर जो यहाँ पर है, फिर जो यहाँ पर दिया हुआ है सिंगल हम, दो टाइप के कैमल ब्रीड्स है इंडिया में, सिंगल हम्प्ड कैमल्स और डबल हम्प्ड बैक्ट्रियन कैमल। तो यहाँ पर सिंगल हम्प्ड जो कैमल्स है उनकी वैरायटी में क्या क्या है? बीकानेरी, जैसलमेरी, मेवाड़ी, मेवाड़ी राजस्थान, ये बेसिकली मिल्क यील्ड के लिए जाना जाता है। जो कच्छी कैमल है गुजरात में, उस और बाकी जो खराई कैमल है, खराई कैमल बेसिकली प्राइमरली जो कच्छ रीजन है गुजरात का, वहाँ पे मिलता है। और अप टू 3 किलोमीटर तक ये स्विम कर सकता है सी वाटर में। और जो इसका मिल्क होता है रिच होता है न्यूट्रिएंट्स और थेरेपेटिक बेनिफिट्स होते हैं इसके। और ये रबाड़ी और फाकिरानी जाट जो ट्राइब्स हैं उनके द्वारा रियर किया जाता है। फिर है डबल हम्प, जिसके दो हम्प होते हैं। तो ये बेसिकली इंडिया में एक्सक्लूसिवली हाई ऑल्टीट्यूड में मिलते हैं, जैसे कि कोल्ड डेजर्ट हो गया लद्दाख का वहाँ पर। और ग्लोबली जो है ईस्टर्न यूरोप में मिल जाएंगे, ईस्टर्न यूरोप टू ईस्ट एशिया, पर्टिकुलरली ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, मंगोलिया, चाइना, यहाँ पर मिल जाएंगे। और इनको बेसिकली सिल्क रोड जो ट्रेड होता था और कल्चरल एक्सचेंज में यूज किया जाता था। और लार्ज लोड्स ये कैरी कर सकते हैं अप टू 250 kg का। तो यहाँ पर बोला गया जो वाइल्ड बैक्टीरियन कैमल है, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज में आता है IUCN की रेड लिस्ट में। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे वाइल्ड याक के बारे में है। वाइल्ड याक का स्टेटस देख लेते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर शेड्यूल 1 में है। और जो कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज है उसके अपेंडिक्स 1 में है। IUCN स्टेटस इसका वल्नरेबल है। तो यहाँ पर पहली बार जो 4 इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूशन है उन्होंने पहला क्रोमोजोम लेवल जीनोम जो इंडियन डोमेस्टिक याक है उसका बेसिकली असेंबल किया है। तो उसमें क्या मिला है कि इनका जो हैबिटेट है वो बेसिकली एल्पाइन टुंड्रा, ग्रास लैंड और कोल्ड डेजर्ट रीजन्स में है। एल्पाइन टुंड्रा क्या होता है? एल्पाइन टुंड्रा बेसिकली वो रीजन होता है जहाँ पर जो हाइट वेरी कोल्ड टेम्परेचर और लैंडस्केप होता है। ऑफन वहाँ पे जो सॉइल होता है फ्रीज होता है, मोस्टली आर्कटिक और सब आर्कटिक रीजन में मिलता है, जिसमें कि बहुत कम ट्रीज होते हैं, मोस्टली श्रब्स, ग्रास, ये सब चीज़ें होती हैं। तो अल्पाइन टुंड्रा में मिलता है, ग्रासलैंड कोल्ड डेजर्ट रीजन्स में मिलता है, नॉर्दर्न तिब्बतन प्लेटू में मिलेगा। और जहाँ जो कि जिनका एलिवेशन 4000 से 6100 मीटर की ऊंचाई पर। और नेटिव है, चाइना में रहता है, इंडिया में, और रीजनली जो है ये एक्सटिंक्ट हो गया है भूटान में, तो ये याद रखिएगा। और ये जो है विंटर में क्या करता है, ये ऊपर से नीचे लोअर वैलीज में मूव करता है, डिसेंड करता है, और मोस्टली ग्रास और सेजेस पे फीड करता है। और ये ग्रेगेरियस होते हैं, काफ़ी फ्रेंडली होते हैं, ग्रुप्स में चलते हैं, मोस्टली 100 से ज़्यादा के ग्रुप में, कभी कभी 10 से 20 के ग्रुप में भी दिख जाएंगे। तो मेजर थ्रेट्स इनका क्या है? पोचिंग और इंटरब्रीडिंग बिटवीन डोमेस्टिक और वाइल्ड याक्स। तो इंडियन याक है उसको बेसिकली शिप ऑफ द हिमालयाज भी बोलते हैं, और जिसमें लार्ज लंग और हार्ट होता है। और ये हर्बीवोर होते हैं, श्रब्स, ग्रासेस ये सब खाते हैं। तो ये तो मैंने बता ही दिया, तिब्बतन प्लेटू में मिलेगा, तजाकिस्तान में मिलेगा, अप टू मंगोलिया तक और साइबेरिया तक भी मिलता है ये वाइल्ड याक। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे तमिलनाडु एंडेंजर्ड स्पीशीज कंजर्वेशन प्रोग्राम। तो तमिलनाडु ने 1 करोड़ रुपया सैंक्शन किया है 4 एंडेंजर्ड स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। एक तो लॉयन टेल्ड मक्काक, मद्रास और बेयर बेलीड हेज हॉग, स्ट्रिप्ड हाइना और हम्प हेडेड माशीर फिश। तो लॉयन टेल्ड मकाक बेसिकली एक टाइप का मंकी है। और मद्रास और बेयर बेलीड हेज हॉग ये एक टाइप की थॉर्नी रैट है। स्ट्रिप्ड हाइना ये बेसिकली एक टाइप का लगड़बग्गा है। और हम डेडेड माशीर फिश ये फिश टाइप की टाइप है। तो इनके स्टेटस देख लेते हैं, IUCN स्टेटस। तो लॉयन टेल्ड मक्काल का जो IUCN स्टेटस है एंडेंजर्ड में है। और जो ये रैट है, थॉर्नी हैट रैट या फिर बेयर बेलीड हेजहॉग, इसका लीस्ट कंसर्न में है। हम्ड हेडेड महाशीर फिश जो है ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। तो यहाँ पे साइट्स की लिस्टिंग की बात करें तो ये अपेंडिक्स 1 में आता है। ये साइट्स में लिस्ट नहीं किया गया है। और जो हैना है ये बेसिकली अपेंडिक्स 3 में आता है साइट्स के। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें तो यहाँ पर जो लॉयन टेल्ड मक्काक है ये शेड्यूल 1 में है। और जो हेज हॉग है ये शेड्यूल 2 में है। और स्ट्रिप्ड हाइना ये बेसिकली शेड्यूल 1 में है। तो जो ये मक्काक है ये कहाँ पे रहता है? बेसिकली जो वेस्टर्न घाट से तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, सदर्न स्टेट्स में मिलेगा मोस्टली। और जो ये हेज हॉग है जो एक टाइप का रैट है, ये इंडिया में मिल जाएगा पूरे। और स्ट्रिप्ड हाइना ये बेसिकली कहाँ मिलेगा? लकड़बग्गा, अफगानिस्तान, अल्जीरिया, पाकिस्तान, इंडिया में। और जो महाशीर फिश है इंडिया के तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका में मिल जाएगी।
तो यहाँ पर अदर की इन्फॉर्मेशन में बोला गया है कि ये फ्रेगमेंटेड रेन फॉरेस्ट में रहते हैं मंकीज। और जो ये हैज हॉग है, ये रैट है, ये बेसिकली थॉर्नी रैट भी बोलते हैं इसको, नॉक्टूरल स्पीशी होती है, रात में जागती है और सेमी एरिड रीजन्स में मिलती है ये। और स्ट्रिप्ड हाइना, ये नेचुरल स्कैवेंजर है और रेगुलेट करती है डिजीजेस को। इसका शार्प डिक्लाइन हुआ है जो मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु का है वहां पर। और जो ये महाशीर फिश है, इसको टाइगर ऑफ द कावेरी भी बोलते हैं। तो ये था फर्स्ट पार्ट हमारा, जो कि वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन को पूरा कवर किया हमने। और हमारा सेकंड पार्ट भी आएगा और हम इसे जल्दी जल्दी कवर करेंगे। तो कैसा लगा बताइएगा, और कुछ भी सजेशन है तो वो भी कमेंट में प्लीज बताइएगा क्या कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।